नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके छठे अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जो आपके मानव संसाधन के नाम से आपकी पुस्तक के अंदर उल्लेखित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि संसाधन क्या होता है। देखो, सिंपली मैं परिभाषा दोबारा बता देता हूँ कि संसाधन उसे कहते हैं जो आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन इसको अगर अपन परिभाषित करें तो वे वस्तु जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हो या किसी भी जीव के लिए आवश्यकता की पूर्ति करती हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन आपके लिए संसाधन है, लेकिन आपको दिख नहीं रही है। तो दोनों शब्द इसके अंदर यूज हो गए। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं आपकी संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो मानव भी एक तरीके से संसाधन है। आगे की जानकारी अपन इसमें देख लेते हैं। तो देखो, मैं आपको पुनः चीजें बता देता हूँ कि संसाधन क्या होता है। वे वस्तु जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसे कहा जाता है संसाधन। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसाधन। ठीक है, और जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गया, तो ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। ठीक है, लेकिन आप बात करें आपके भोजन की, तो भोजन आपका प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो दोनों चीज इसमें आ गई कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं जो है वो आपका संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपके, अपन ने कहाँ तक देख लिया था? तो पीएम के भाई यहाँ पे देख लिया था, जनसंख्या वृद्धि की थोड़ी साइज बड़ी मैं छोटी। ओके, मैंने आपको ये आपके जनसंख्या वाले प्रमुख देश कौन से, इसकी ट्रिक भी मैंने वो लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल पे डाली थी। तो वापस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, साइड में करके, या फिर इधर साइड में बताई हुई होगी, देख लो। हाँ, ये 10 जनसंख्या वाले प्रमुख देश है, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। टीबी, यूएसए, ईबी, पीएनबी, आरजे। तो अपन यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ठीक, मैं आपको पुनः इसको बता देता हूँ। बात नहीं है, क्या क्या नाम है देखो। टीबी, यूएसए, ईबी, पीएनबी नहीं है, पीबीएन है, और उसके बाद में है आपका आर। तो सबसे पहले सी है, तो सी का बढ़ गया आपका ये चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो आपका चीन है, यानी सबसे अधिक लोग चीन में रह रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपका बी से भारत हो गया, और थर्ड नंबर पे आपका यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट है, जो आपका राज्य अमेरिका माना जाता है। फोर्थ नंबर पे आपका ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया हो गया। और उसके बाद में बात करें, वापस अब बी आया है, तो इसका मतलब है आपका ब्राजील। क्या मतलब है? ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील के बाद में पीबीएन है, तो 6 नंबर पे पाकिस्तान। और 7 नंबर पे आपका बी है, तो पाकिस्तान से अलग होके बना देश जो है वो बांग्लादेश, बांग्लादेश। और 8 नंबर पे आपका हो जाएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया। और 9 पे आपका हो जाएगा रूस। और 10 पे जे है ना, जे से बढ़ जाएगा जापान। तो ये आपके 10 प्रमुख जनसंख्या वाले देश है। तो आप मेरे साथ में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना। आवाज ढंग से आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक अपन ने सारी चीजें देख ली थी। अभी देख लेते हैं आगे। अभी बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की इसमें बात कर रहे हैं ना, तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। ठीक है ना, अपन सिंपल परिभाषा में देखें कि जनसंख्या होता क्या है, तो मैं आपको अपनी आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, अपनी जो सामान्य लैंग्वेज है उसमें बताने का, कि जनसंख्या घनत्व से मतलब यह है। देखो, वैसे भूगोल की दृष्टि से देखें तो एक परिभाषा बनती है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी भाषा सुनो। मतलब आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपके आसपास के एरिया में चारों तरफ 1 किलोमीटर का एरिया, आपका घर सेंटर में मान लो, और उसके तरफ पूर्व में भी 1 किलोमीटर, उत्तर में भी 1 किलोमीटर, पश्चिम में भी 1 किलोमीटर, और दक्षिण में भी 1 किलोमीटर। अब इस पूरे एरिया के अंदर
जितने भी लोग रहते हैं उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई जनसंख्या घनत्व की? देखो परिभाषा क्या बन गई, प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या बन गई? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया है। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, मुझे बताओ? अभी अपन ने ट्रिक में देखा चीन, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों जो देश है ये कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप भी कौन सा होगा? एशिया होगा कि नहीं होगा? तो देखो देखो सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया। देखो दक्षिण दक्षिण में तो अपना आ गया भारत और मध्य में आ गया चीन। ठीक है ना भाई, भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के कहाँ है? दक्षिण में। और मध्य में कौन है? चीन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो दक्षिण मध्य एशिया और उसके बाद में पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया है। और पूरे विश्व की बात करें कि कितना जनसंख्या घनत्व है, तो पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है अपना कितना, ये है अपना कितना हो जाएगा? पूरे विश्व का जनसंख्या घनत्व है आपका 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में बात करें आगे नेक्स्ट की, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि भारत की जनसंख्या का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 51 व्यक्ति। ठीक है ना, 51 व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, और भारत की बात करें तो कितना है? 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। कैसे 1 किलोमीटर का एरिया कैसे? देखो ये बीच में किसी का घर है, अब इसके चारों तरफ इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर और इधर भी 1 किलोमीटर। अब इस एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं वो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अब यहाँ लड़के बात करें, जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है। ठीक है ना, अब देखो जब आपकी क्लास में सारे विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो पूरा का पूरा क्लास आपका भरा हुआ भवन है वो दिखाई पड़ता है। देखो आगे क्या कहा है, आगे क्या कहा है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब हमारा भवन भरा हुआ दिखाई देता है। जब सभी विद्यार्थी भवन में बैठते हैं तो वह कक्ष खुला खुला दिखाई देता है। ठीक है ना, लेकिन उसी जो आपका प्रार्थना सभा होता है वहां पे आके बैठते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा सभी विद्यार्थियों से भर जाता है। तो वो आकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, आगे देखो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, और राजस्थान के अंदर अगर बात करें कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है वर्तमान के संदर्भ में, तो अपन देखेंगे क्योंकि अभी तक अपने वो आई नहीं है 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही अपन चलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो आपका 200 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है ना, 200 व्यक्ति। ठीक है ना, 200 व्यक्ति पर किलोमीटर किसका है? राजस्थान का है जनसंख्या घनत्व। ये आप इसके साथ में याद रख सकते हैं, राजस्थान का जनगणत्व। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2021 वाली की अपडेट डेटा आई ही नहीं है, और कोरोना और लॉकडाउन वगैरह था ना इसलिए।
ठीक है। अब ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वितरण का मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं पे जनसंख्या अधिक है, कहीं पे कम है। जैसे अगर बात करें जैसलमेर की, तो आपको पता होगा जैसलमेर में बिल्कुल धोरे ही धोरे हैं, तो वहां आपको पता होगा बहुत कम लोग निवास करते हैं। अभी ऐसा क्या कारण है कि जनसंख्या वितरण अलग अलग तरीके से होता है? देखो, सबसे पहला जो कारक है भौगोलिक कारक है। कैसा कारक है? भौगोलिक कारक है। अब भौगोलिक कारक के अंदर है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ही पसंद करते हैं। आपको मैं कह दूं कि आप पहाड़ पे रहोगे या पठा वो मैदानी क्षेत्र में रहोगे, तो आपका सीधा सिंपल जवाब होगा कि हम मैदानी भाग में रहेंगे, क्योंकि मैदानी भाग में सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। अब आपको कहीं कह दिया जाए आप चले जाओ पहाड़ पे रहने के लिए, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वो आप सारी समस्याएं जानते हो। ठीक है ना। तो इसलिए लोग है वो पहाड़ों और पठारों की बजाय मैदानों में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि खेती की जा सकती है मैदानों में, और विनिर्माण कार्य अच्छे से किया जा सकता है, सेवा क्रियाएं अच्छे से की जाती है। गंगा के मैदान में विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, ऑल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विराल बसे हुए क्षेत्र है। तो देखो, एंडीज पर्वत है, ऑल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो पर्वतों पे लोग बहुत कम निवास करते हैं। तो पहला कारक हो गया स्थलाकृति। ठीक है। दूसरा कारक है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और कर्नाटक में रहने से बचते हैं। देखो, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपकी जलवायु। जलवायु का मतलब ये है कि लोग अपने अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करते हैं। ना तो अधिक गर्म वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, और ना ही अधिक ठंडे वाले क्षेत्र में रहना, क्योंकि शरीर के लिए अनुकूल जलवायु होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में मृदा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारक है वो है मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बचे हुए हैं। तो जहां जमीन उपजाऊ होगी वहीं पे लोग अधिक रहेंगे, क्योंकि वो आसानी से कृषि कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा जो कारक है वो है आपका जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अलवणीय जल का मतलब होता है पीने योग्य जल। पीने योग्य जल। आप ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहाँ बिल्कुल खारा पानी हो? आप बिल्कुल नहीं रहना पसंद करोगे। आप खारे पानी से खाना पसंद नहीं करते, आप रहना कैसे पसंद करते? ठीक है ना। तो वो चीज है। उसके बाद में है पांचवें नंबर पे खनिज। अब आपको मैं खनिज की परिभाषा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पांचवें अध्याय में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको खनिज बताया था, और अभी खनिज की परिभाषा नहीं आ रही, लपड़ मारूंगा एक। ठीक है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक फंसे हुए हैं लोग। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानों और मध्य पूर्वी में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ क्यों लोग आ रहे हैं खनिज वाले क्षेत्र में? क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है लोगों को रोजगार। क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। और रोजगार से क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ उनको पैसे आसानी से। उसके बाद में जो दूसरा कारक है वो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। उसके अंदर सबसे पहला आर्थिक कारक क्या है? देखो, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे हुए क्षेत्र है। देखो, जापान का ओसाका शहर, और अपने यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? मुंबई। जैसे फिल्म एक्टर हो गए वो सारे मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो सारे के सारे मुंबई में रहते हैं। एक आर्थिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। अभी यहाँ पे अपने बालोतरा के अंदर एक पैसों की खान निकल जाए, जिसके अंदर भाई साहब हीरे जवाहरात ही निकलने शुरू हो जाए, लोग भले ही खोद खोद करके आराम से निकाल के जाए, तो सारे के सारे लोग आके यहाँ बस जाएंगे, यहाँ पे घर बना लेंगे। तो ये जो आर्थिक क्षेत्र होता है, या फिर आर्थिक कारक, या फिर ऐसा कारण जहाँ पे लोगों को इनकम मिलती हो, तो लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से प्रभावित करता है। उसके बाद में सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कोई धार्मिक क्षेत्र है अपने, जैसे अयोध्या राम नगरी है, या आपका ये क्या नाम है, अ, अजमेर के अंदर है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह बनी हुई है। तो वहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं, तो लोगों को अगर वहां रहने के लिए सुविधा मिल जाती है तो वो आसानी से वहां रह सकते हैं। तो एक सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुणे। पुणे जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सारी अच्छी तरीके से मिल जाती है, तो लोग वहाँ पे आराम से रहते हैं। तो ये प्रमुख कारक हो गए। तो ये आपका एक तो सामाजिक, आर्थिक, ये सांस्कृतिक वाले कारक हो गए, और दूसरे आपके ये भौगोलिक कारक हो गए। ठीक है। तो आगे बढ़े। हाँ, शब्दावली।
जीवन प्रत्याशा एक शब्द आता है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। तो जीवन प्रत्याशा है वो जीवित रहने की आशा से संबंधित है। उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से विश्व की जनसंख्या स्थिर रही, स्थिर नहीं है। देखो, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये है कि तो अब जैसे अपन बात करें अपनी 2011 के अंदर अंदर जनसंख्या हुई है, अब अपना चल रहा है 2023। अब इस बीच के दौर के अंदर जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ? या तो जनसंख्या बढ़ी है या फिर घटी है। अगर बढ़ी है तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन है, धनात्मक, ठीक है। और अगर जनसंख्या घटी है तो ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर घटी और बढ़ी कैसे? देखो, जनसंख्या बढ़ने का मतलब हुआ है कि लोग और पैदा हुए, यानी बच्चे और पैदा हुए हैं, तो वहां पे जनसंख्या धनात्मक होगी। और कहीं पे मरने वालों की संख्या अधिक है, लोग बहुत अधिक मर चुके हैं या मर गए हैं या मर रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं यानी माइनस हो रहे हैं, तो वो आपका ऋणात्मक परिवर्तन होगा। तो ठीक है ना, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, धनात्मक परिवर्तन और ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों में सक्षम नहीं थे, ठीक है, आवश्यकता पूरी करने के लिए सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1904 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई, ठीक है ना। सन 1804 की बात करें तो यहाँ पे 1 अरब जनसंख्या हो गई थी। और 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो चुकी, और प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है ना। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो चुकी थी। और इस वृद्धि का मुख्य कारण था खाद्य आपूर्ति। क्या कारण था? खाद्य आपूर्ति, यानी खाने के लिए आराम से भोजन मिल जाता था, और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना प्रारंभ हो चुकी थी, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक हो रही है। जन्मों को असाधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, ठीक है ना। प्रति हजार बच्चों के ऊपर जो जन्म लेते हैं या व्यक्ति है, उनके ऊपर जन्म लेने वालों की जो संख्या होती है वो होती है जन्म दर। मृत्यु दर का मतलब है प्रति हजार व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मापा जाता है किसी क्षेत्र विशेष में। आने जाने को प्रवास कहते हैं। अब दो तीन चीजें आगे मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करूं? समझा दूं? ओके। प्यारे मेरे विद्यार्थियों, इधर देखो, अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या परिवर्तन। ये टीबी इधर लगनी थी, इधर लग गई। जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या होगा? ऋणात्मक का जन में क्या होगा? अब दोनों में डिफरेंट क्या है? जन्म दर का मतलब क्या है? जन्म दर का मतलब है प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। बच्चों की क्या संख्या? इधर क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या क्या हो जाएगा? प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वाले बच्चों की। ये यहाँ तक समझ में आ गया? जन्म दर, मृत्यु दर। अगर मृत्यु दर है अधिक है तो वो कहाँ कैसा परिवर्तन होगा? ऋणात्मक परिवर्तन होगा। अगर जन्म दर अधिक है तो ये हो जाएगा धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ कि जन्म दर की नहीं, ऋणात्मक वृद्धि ज्यादा हो रही थी, मर बहुत रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को खाद्य आपूर्ति होने लगी और जड़ी बूटियों से वो अपना इलाज कराने लग गए बीमारी का, तो वो धीरे धीरे ठीक हो गया और जनसंख्या बढ़ने लगी। अब इसके अंदर एक शब्द और आया है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक शब्द क्या आया? एक शब्द आया प्रवास। ये क्या होता है?
अब देखो प्रवास का मतलब होता है आना और जाना। आना जाना, क्या करना? अरे यार, आना जाना, क्या करना? आना और जाना। अब आना जाना कैसे? देखो, मैं अपना गांव, जैसे मेरा ये गांव है, ये गांव है, ये गांव छोड़कर मैं आ गया बालोतरा। बालोतरा सिटी है। किसके लिए आया? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये गांव से निकल यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या हो गई? जनसंख्या में वृद्धि हुई कि नहीं? मैं एक और यहाँ पे बढ़ गया, तो जनसंख्या में वृद्धि हुई। कैसी वृद्धि हुई? धनात्मक वृद्धि। यहाँ पे कैसी वृद्धि हुई? ऋणात्मक वृद्धि हुई। अब ऋणात्मक वृद्धि हुई मतलब यहाँ मैं गांव में मर नहीं गया हूँ, यहाँ मृत्यु दर नहीं हुई है, ठीक है ना। प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखो, अब मेरे चक्कर, मैं यहाँ गांव छोड़ के आया हूँ, तो और भी बहुत सारे लोग गांव छोड़ के आए होंगे कि भाई बालोतरा जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम खुद कमाएंगे और पैसे घर पे भेजेंगे। इतने सारे लोग आ गए, ठीक है। तो बालोतरा में क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ गई। बालोतरा में क्या हो गया? जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन गांव में जनसंख्या क्या हो गई? घट गई। गांव में क्या हो गई? जनसंख्या घट गई। घट गई मतलब क्या हो गई? कम हो गई। अब यहाँ पे लोग मरे नहीं है, जिंदा है, ठीक है ना। लोग मरे नहीं है, जिंदा है। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। धनात्मक परिवर्तन भी होता है, ऋणात्मक परिवर्तन। अब बताओ, ऋणात्मक परिवर्तन कहाँ पे हुआ? गांव के अंदर हुआ। किसमें हुआ? गांव में कैसा परिवर्तन हो गया? ऋणात्मक परिवर्तन हुआ, ऋणात्मक, ठीक है। और बालोतरा में कैसा परिवर्तन हो गया? बालोतरा में हो गया आपका धनात्मक। दोनों चीजें समझ में आई? धनात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। जैसे आप अपना उदाहरण मान लीजिए, आप गर्मियों की छुट्टियों में अपना घर छोड़ करके आपके ननियाल चले गए, ठीक है। तो आपके घर पे कैसा परिवर्तन हुआ? ऋणात्मक। आपके ननियाल में कैसा परिवर्तन हुआ? धनात्मक, क्योंकि वहां एक सदस्य की संख्या बढ़ गई और आपके परिवार के अंदर एक सदस्य की संख्या घट गई, लेकिन वो जिंदा है, मरे नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया कि किस तरीके से परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। ओके, जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो कैसे कारण है? प्राकृतिक कारण है, ठीक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और विश्व में, अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखे हैं। अब विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं देश में आते हैं। ओके, मैं ये बाद में समझाऊंगा, उससे पहले देखो, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? अगर जन्म लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है, और मरने वाले लोगों की संख्या घट जाती है। देखो, इस आंकड़े देखो, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर से, यानी मरने वाले लोग तो क्या होते हैं? कम होते हैं, और जन्म लेने वाले लोग क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये तो है कम, ये है अधिक, तो क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या स्थिर का मतलब क्या हुआ है? तीन ही मरे और तीन ही जन्म लेते हैं, तो उसको बोलते हैं जनसंख्या स्थिर। यानी जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना क्या कहलाता है? जनसंख्या स्थिर कहलाता है। और जनसंख्या में कमी क्या कहलाता है? कमी का मतलब क्या हो गया? कि मरने वाले लोग तो अधिक है और जन्म लेने वाले लोग क्या है? कम। तो जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना क्या है? जनसंख्या। जन्म दर से मृत्यु दर, यानी जन्म तो कम ले रहे हैं और मृत्यु दर अधिक। देखो यहाँ पे जन्म तो बेचारों ने दो नहीं लिया, और मर कितने गए? तीन दो पांच, पांच मर गए। यहाँ पे तीन है, तो ये आपका जन्म दर क्या हो गया? जनसंख्या कमी हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो शब्द आए, उत्प्रवासी और अप्रवासी। देखो, देश के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, वो होते हैं उत्प्रवास। और जहां आते हैं वो होते हैं अप्रवास। कोई बात नहीं, साइड में चलते हैं। ये लो, ये आगे साइड में, अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रवास की बात कर रहे हैं। ये लो प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है? आना जाना। क्या करना? आना जाना, ठीक है। प्रवास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अप्रवास और उत्प्रवास।
आप्रवास और उत्प्रवास। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। अब देखो उत्प्रवास का मतलब क्या होता है कि अपना मूल स्थान छोड़ना, मूल स्थान छोड़ना। और ये क्या होता है? मूल स्थान को छोड़कर आया हुआ व्यक्ति। देखो, अब जैसे आप अपना मूल स्थान, मैं आपको अपनी आपकी क्लास का एग्जाम्पल, जैसे आपका मूल स्थान क्या है? आपका घर है। आपका मूल स्थान क्या है? घर है। आपने अपने मूल स्थान घर को छोड़ करके आप कहाँ पे आए? अपनी स्कूल में आए। स्कूल में आए, तो घर के लिए क्या हो गया? उत्प्रवास। क्या हो गया? उत्प्रवास। और जहाँ पे आप आके बैठे हो वो क्या हो गया? आप्रवास। क्या हो गया? आप्रवास। इसको याद, आए मतलब आप्रवास, गए मतलब गए गए, ठीक है ना? उठ गए, उठ गए यानी उत्प्रवास। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, है ना? अब इधर परिभाषा में क्या दे रखा है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, आप्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है। अब व्यक्ति की देश का जरूरी नहीं है कि देश में ही होगा। क्यों? राज्यों के बीच में हो सकता है, गांव के बीच में हो सकता है। जैसे आपके पापा आपके गांव को छोड़ करके किसी दूसरे शहर के अंदर मजदूरी करने जाते हैं, तो आपके गांव में तो क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया। और जिस शहर में वो मजदूरी करने के लिए गए हैं वो क्या हो गया? आप्रवास हो गया। तो जहां व्यक्ति जाता है वो हो गया आप्रवास। और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, यानी अपने घर को छोड़ता है या अपनी जगह को छोड़ता है, तो वो हो जाता है उत्प्रवास। तो आप्रवास और उत्प्रवास जो उदाहरण दिए वो बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास की अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग बाहर चले जाते हैं अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की समस्या प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। देखो, अपने यहाँ से लोग ज्यादातर जाते हैं दुबई। ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे भारत, और ये है यहाँ पे दुबई। तो देखो, अब कोई व्यक्ति है वो यहाँ से दुबई गया, ये दुबई पहुंचा दी, तो भारत में उसका क्या हो गया? उत्प्रवास। क्या हो गया? उत्प्रवास। लेकिन दुबई में क्या हो गया? अब आप अच्छे से समझ गए। इससे ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, अगर नहीं समझे तो कान के नीचे एक लगा लेना। अब जनसंख्या में परिवर्तन के प्रतिकूल। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही देखो, केन्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर भी अभी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे सूडान, यूनाइटेड किंगडम, निम्न दर और मृत्यु दर के कारण वृद्धि दर में मंद है। ठीक है ना? तो ये आपका जनसंख्या परिवर्तन हो गया, और मैप के अंदर दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ जनसंख्या अधिक है वो सारी। आगे देखो, जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश की आर्थिक विकास स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु सीमा, आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं में बारे में जानना आवश्यक है। संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ चार्ट में दे रखा है कि मैं सेतु हूँ, मैं अलग तरीके से सारा चार्ट दे रखा है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने मतलब शिक्षित है, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। और एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों को विभाजित, उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10
से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या पिछले भाग में दी हुई। तो देखो जनसंख्या के संगठन को जो अध्ययन करने वाली जो आकृति है वो आपका जनसंख्या पिरामिड है। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ एक पिरामिड है, ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख है, ये जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, ये देखो त्रिभुजाकार जनसंख्या पिरामिड, यानी इसमें ये बता रहा है आयु वर्ग से ले रखा है, यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया हुआ, यानी महिलाएं हैं वो कितनी है, फिर पुरुष कितने हैं, ये सारे दे रखा है। 0 से 4 वर्ष के बीच में कितने हैं, 5 से 9। वह क्या है, ये देश में पुरुष और स्त्रियां वर्तमान को आयु वर्ग से दर्शाता है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ, एक देश की जनसंख्या पता लगा सकता हूँ? अवश्य, हम 3 देशों का अवश्य अध्ययन करें। ठीक है, तो में दिखाई गई यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों को 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 से कम आयु के हैं, वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आश्रित आयु संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और कार्यरत आयु जो है वो आपकी, देखो अब मेरी बात सुनो, जनसंख्या पिरामिड के अंदर युवा आश्रित लोग क्या तक है, 15 वर्ष, यानी 0 से 15 तक तो ये आपके युवा आश्रित लोग हैं। उसके बाद में 65 वर्ष तक है वो वृद्ध आश्रित लोग है, 65 से ऊपर। ठीक है ना, और 15 से 65 के बीच में जो लोग हैं वो है आर्थिक रूप से सक्रिय। ठीक है ना, 15 से 65 की आयु के बीच में वो काम करने वाले लोग हैं, और 15 तक है वो युवा आश्रित पीढ़ी है, और 15 से 65 तक है वो आपकी सक्रिय पीढ़ी है, और 65 से जो ऊपर है वो आपके वृद्ध आश्रित है, यानी वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनको रोटी वोटी सेवा करनी पड़ती है ना। एक देश का जनसंख्या पिरामिड की जिनमें जन्म दर और मृत्यु दोनों ही होते हैं आधार पर चौड़ा, और ऊपर तीव्रता से संकरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो जा पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम होते हैं। इस स्थिति को केन्या का पिरामिड दर्शाता है। देखो कौन दर्शाता है, केन्या का पिरामिड दर्शाता है। देखो यहाँ पे बहुत कम जन्म रहे हैं और बहुत ही मर रहे हैं, तो इस तरीके से ये पिरामिड है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, और युवा वर्ग पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु थोड़ा अवस्था तक जीवित रहते हैं, ये भारत की पिरामिड में दृष्टिगोचर है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो ये पिरामिड जो है वो आपका भारत का पिरामिड है। और कम दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किस राष्ट्र को भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभ्यास प्रश्न जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है संसाधन। देखो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। भारत के अंदर युवा जो संसाधन है, पता है भारत में युवा लोग ज्यादा है, युवा क्या है ज्यादा, और युवा ही एक देश की सक्रिय जनसंख्या होती है। जैसे आपने देखा होगा 15 से 65 तक जो है, 65 वर्ष की जो आयु है वो आपकी एक प्रकार की सक्रिय अवस्था है ना। ये पीढ़ी ही सबसे ज्यादा उत्पादन करेगी, कार्य ये पीढ़ी करेगी, इसलिए क्या कहा जाता है, मानव एक प्रकार से साधन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सारे प्रश्न करके आपकी